हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर, मुझे याद नहीं है क्या है, शायद 15 या 16 होगा, लेक्चर नंबर 2 होगा, ठीक है। बट आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं एमीटर्स एंड वोल्टमीटर्स के बारे में, ठीक है। तो आज जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना, बेसिकली हम पढ़ रहे हैं, इस समय प्रवेश कर चुके हैं यूनिट नंबर 3। एक्चुअली मैंने आपको शुरू में बताया था कि यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 हम लोग पैरेलली चले, स्पेशली यूनिट नंबर 1 और 2 हम लोगों ने एक साथ ही किया था। और यूनिट नंबर 3 के बहुत से चैप्टर मैंने आपको बता भी दिए हैं, बहुत से पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर लिए हैं। आप देखेंगे मैंने बताया यूनिट नंबर 3 में क्या क्या चीज़ें हैं, एक मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। यूनिट नंबर 3 में जो आपके पास चीज़ें हैं वो रिलेटेड हैं एमीटर वोल्टमीटर से। और ठीक है, यूनिट नंबर 3 में जो चीज़ें हैं ना, आप इस तरह से हैं कि रिलेटेड है बेटा, ये एमीटर और वोल्टमीटर से, ठीक है। और एमीटर एंड वोल्टमीटर, उसके बाद आपको देखना है मूविंग आयरन एंड मूविंग कॉइल, मूविंग आयरन एंड मूविंग कॉइल। और तीसरा है यहाँ पे, तीसरा एक यहाँ पे है सीटी एंड पीटी के बारे में, ठीक है। बताता हूँ अभी क्या है। 3 चीज़ें हमारी यूनिट नंबर 3 में है, ठीक है। यूनिट नंबर 3 में क्या है? पहला है एमीटर एंड वोल्टमीटर। एमीटर वो होता है जिसके द्वारा हम करंट का मापन करते हैं, ठीक है, धारा मापते हैं, ठीक है, धारा। और वोल्टमीटर वो होगा इसके द्वारा हम विभव यानी कि वोल्टेज को मापते हैं, ठीक है। एमीटर से हम धारा को मापते हैं और वोल्टमीटर से हम विभव को मापते हैं, ठीक है। ये आपको पता है, ये हमारा टाइप होता है ऑफ इंस्ट्रूमेंट। टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है क्या क्या? MI एंड MC, मतलब मूविंग आयरन, ठीक है। इसमें लॉ चल प्रकार का, लॉ चल प्रकार, इसमें अट्रैक्शन टाइप और रिपल्सन टाइप है ना। हिंदी में मुझे से याद नहीं आ रहा क्या कहते थे, हिंदी में शायद कहते थे लॉ चल प्रकार ही कहते थे। लॉ चल कहते थे, ठीक है। और मूविंग कॉइल होता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था CMMC के बारे में, ठीक है। हम लोगों ने ये पढ़ लिया है ना, MI आयरन, MI और PMC में हम लोगों ने पढ़ लिया है। ये क्या है? ये बेटा ये भी मेजरमेंट के काम आता है। C फॉर करंट एंड T फॉर ट्रांसफार्मर एंड P फॉर पोटेंशियल एंड T फॉर ट्रांसफार्मर। इसको बोलते हैं करंट ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर। CT मीन्स करंट ट्रांसफार्मर एंड PT मीन्स होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। अगर मेरी स्पीड ज़्यादा हो तो बताना, बस कोशिश करूँगा थोड़ा सा स्लोली बोलने की, टाइम मेरे पास बहुत है तो स्पीड से नहीं भागना है, ठीक है। तो करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो अभी तो उसको पढ़ाऊँगा, मैं अभी यहाँ बता देता हूँ। जब हमको हाई वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करना होता है, धारा को भी नापते हैं, तो उसके लिए हम करंट ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। हाई वैल्यू का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में करंट, ठीक है। अच्छा आप बताओ, जब भी आप करंट को नापते हो, करंट को हाई से रिप्रेजेंट करते हो, करंट को हाई से रिप्रेजेंट करते हो, और आपको पता है कि हीट क्या होता है, हीट लॉस, या हीट लॉस जो होता है किसी भी कंडक्टर में वो होता है I² I² RT जो होता है हमारा हीट लॉस होता है।
तो प्रॉब्लम क्या होती है कि जब करंट हमको मापन करना होता है, अगर करंट का मान कम है तब तो हम किसी भी एमीटर से नाप सकते हैं। देखो अंतर बता रहा हूँ, अगर करंट का मान हमारे पास कम है एमीटर से हम नाप सकते हैं, बट करंट का मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इससे ज़्यादा ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, I2RT की वैल्यू। करंट का मान ज़्यादा, पूरे का मान ज़्यादा, उससे क्या होता है, हीट लॉस होता है। हीट लॉस होने का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो हो सकता है जब हम ज़्यादा करंट को यूज करते हैं, ज़्यादा करंट को मापते हैं, तो हम जिस एमीटर से करंट को मापते हैं वो जल सकता है, वो बर्न कर सकता है, वो हीट द्वारा जल सकता है, ठीक है। क्यों? करंट का मान ज़्यादा होने से I2RT की हीट का लॉस होता है। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने 10th 12th में पढ़ा होगा। तो ये जो बेसिक आइडिया मैंने बताया यूनिट नंबर 3 में, तो हमें यहाँ पे भी पढ़ना है करंट और वोल्टेज के मेजरमेंट के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, करंट और वोल्टेज का मेजरमेंट पढ़ते हैं कि कैसे करंट को मापा जाता है और कैसे वोल्टेज को मापा जाता है। करंट को मापने के लिए हमारे पास क्या है, एमीटर है, और वोल्टेज को मापने के लिए हमारे पास क्या है, वोल्टमीटर है, ठीक है। आज हम लोग शुरुआत करेंगे एमीटर और वोल्टमीटर की। कोशिश करेंगे कि एमीटर आज हमारा कंप्लीट हो जाए। अगर हम बात करें एमीटर की, अगर हम बात करें एमीटर की, एमीटर लिखते हैं हिंदी में भी, या धारा मापी, धारा मापी जो धारा का माप करता है एमीटर। अभी एमीटर की बात करते हैं। एमीटर क्या होता है, जो धारा को मापता है, करंट को मेजर करता है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा मेरी बात को समझने का प्रयास करना है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जब हम लोगों ने पढ़ा था शुरुआत में, तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हमारे पास बहुत सारे प्रकार के यंत्र या उपयंत्र हैं, जिनको हम इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत प्रकार के हम लोगों ने पूरी टाइप देखी थी। इसमें सेकेंडरी टाइप था, प्राइमरी टाइप था, एब्सोल्यूट था, है ना। इसमें हम लोगों ने डिजिटल देखा था, एनालॉग देखा था। तो बहुत ही प्रकार के हमारे पास इंस्ट्रूमेंट, बहुत प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स में हमने सब कुछ थोड़ा समझ लिया था और हमने फोकस किया था किसके, सेकेंडरी टाइप के इंस्ट्रूमेंट। यहाँ से मेन कहानी शुरू हुई। हमने फोकस किया था सेकेंडरी टाइप के इंस्ट्रूमेंट। फिर हमने भी देखा कि सेकेंडरी टाइप भी इंस्ट्रूमेंट कई प्रकार का है, 3 प्रकार का था। सेकेंडरी टाइप इंस्ट्रूमेंट कितने प्रकार का था, 3 प्रकार का था। एक था इंडिकेटिंग, मैंने चीजों को कम से कम 10 बार बता चुका हूँ, इसलिए कि आपको याद हो जाए कि किसी भी एग्जाम में आप जाओगे, बैठोगे या इंटरव्यू में जाओगे, ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। इंटीग्रेटिंग, 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 इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटिंग, ठीक है, दिया है यहाँ से। तीसरा था रिकॉर्डिंग। मैं कहानी को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ कि हम लोगों ने अब तक पढ़ा है, क्या पढ़ा है, और उसको समराइज करें।
हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था कि हमको अगर मापन करना होता है, मेजरमेंट करना होता है या मापन मेजरमेंट, जब भी हमें मेजरमेंट करना होता है तो हमारे पास एक यंत्र चाहिए। यंत्र कई प्रकार के हो सकते हैं, उनमें से एक यंत्र का सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। हमने सेकेंडरी को पढ़ा। सेकेंडरी में भी हमने देखा कि मेरे पास 3 प्रकार के हैं, एक है इंडिकेटिंग, एक है इंडिकेटिंग, तीसरा है रिकॉर्डिंग। सबके बारे में हम लोगों ने टाइप लगभग देख लिया, ठीक है। फिर हम लोगों ने कहानी शुरुआत कहाँ से की थी? हम लोगों ने कहा था ठीक है सबको छोड़ो, इसको पढ़ो। इसको पढ़ते हैं इंडिकेटिंग, और हमने कहा था कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट भी हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो किसी मेजर वैल्यू को जो मेजर करना होता है उसको इंडिकेट करते हैं, उसको सीधा सा मान प्रोवाइड करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो हमने कहा कि इंडिकेटिंग भी हमारे पास कई प्रकार का होता है। अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने देखा मूविंग आयरन, ये इसी का प्रकार है। फिर हम लोगों ने देखा ये क्रोनोलॉजी आपको बेटा याद हो जानी चाहिए, क्योंकि इससे बेहतरीन तरीके से तो मैं नहीं समझा पाऊंगा आपको। मतलब ये समझ में एटलीस्ट आ जाए, ठीक है। ये कहानी में समझने में ये दिक्कत हो सकती है क्या है कैसे है, बट ये जो क्रोनोलॉजी मैं बता रहा हूँ ये आपको याद हो जाना चाहिए। इसमें और भी है इलेक्ट्रोडायनेमिक, मैंने बताया नहीं है, तो बस मुझे शायद आपके नहीं है तो पढ़ा। ऐसे हॉट वायर टाइप है, इसका मतलब ये है। और भी प्रकार के हैं बेटा, इतने ही नहीं है, और भी प्रकार के हैं। हिंदी में कहते हैं शायद उसको चल, लौ चल प्रकार, लौ चल प्रारूप, ठीक है। और मूविंग कॉइल को बोलते हैं बेटा चल कुंडली प्रारूप, चल कुंडली प्रारूप, ठीक है। डायनामोमीटर टाइप, डायनामिक की टाइप, डायनामो टाइप की कहते हैं। हॉट वायर को हॉट वायर को हॉट वायर टाइप की, मतलब और भी प्रकार के होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को जब हमें बनाना है तो हमारा या तो वो मूविंग आयरन टाइप का इंस्ट्रूमेंट होगा, या फिर मूविंग कॉइल होगा, या इसमें होगा, या किसी इनमें से प्रकार का होगा। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट इंडिकेटिंग टाइप, इंडिकेटिंग टाइप मतलब बेटा ये इंस्ट्रूमेंट तो इस प्रकार से होते हैं जिनमें एक पॉइंटर लगा होता है, ऐसे स्केल होती है। अगर इस तरह कोई आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाई देता है, ठीक है, तो वो इंडिकेटिंग प्रकार है। इंडिकेटिंग क्योंकि क्या कर रहा है, ये आपको इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। जो मान है इस मान को सीधा क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, वो इंडिकेटिंग करता है। क्लियर है? इसके अंदर भी मैंने आपको बता चुका हूँ कि क्या क्या होता है। अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया है, इसके अंदर जो होता है 3 चीजें होती हैं, 3 तरह के टॉर्क होते हैं, याद है? अगर याद नहीं है तो फिर पढ़ लेना। 3 प्रकार के इसके अंदर चीजें कार्य करती हैं। एक होता था हमारे पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, विक्षेपण, एक था कंट्रोलिंग टॉर्क, और तीसरा था हमारे पास डैम्पिंग टॉर्क। तो किसी भी इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में 3 चीजें होती हैं, ठीक है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, मैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को BD लिख रहा हूँ, कंट्रोलिंग टॉर्क CD लिख रहा हूँ, ये वो CD नहीं है ट्रांसफार्मर वाला, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और डैम्पिंग टॉर्क मैं DM
बेनिफिट और पैसे। ठीक है, तुम्हारे पास तीन चीजें हैं। किसी भी मूवी किसी भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में ये चीजें हमारे पास हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो एमीटर है या वो वोल्टमीटर है, वह एक प्रकार का क्या है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। याद कर लो, लिख लो, ऑब्जेक्टिव जो क्विज होता है, क्वेश्चन देता हूँ, इसी प्रकार के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, कि जो हमारे वोल्टमीटर और एमीटर होते हैं वो क्या होते हैं, वो इंडिकेटिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जो हमारे एमीटर और वोल्टमीटर होते हैं वो क्या होते हैं, आपके सिलेबस में है एमीटर और वोल्टमीटर, वो दोनों हमारे इंडिकेटिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। मतलब सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होते ही हैं, सेकेंडरी में भी क्या होते हैं, इंडिकेटिंग टाइप। अगर वो इंडिकेटिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। कुछ ऐसा उनका एक फोटो होगा जो मैंने स्लाइड्स में आपको दिखाया भी है, स्लाइड में है ना, इस प्रकार से होते हैं। अगर ये इंडिकेटिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट है तो या तो वो मूविंग आयरन हो सकता है, वो मूविंग कॉइल प्रकार का भी हो सकता है। ये प्रकार है, ये सारे प्रकार हैं। ये इस प्रकार का भी हो सकता है, इस प्रकार का भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो हम इतना पढ़ते क्यों हैं, हमारी आवश्यकता के अनुसार, हमारी आवश्यकता के अनुसार जिस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होगी हम उस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट के प्रकार को उठाएंगे। अब मैं आपसे बताता हूँ कैसे। जैसे हमको डीसी मेजरमेंट करना होगा, हमें डीसी करंट को मालूम करना है, याद करके मैंने पढ़ाया है। तो डीसी के लिए बेटा हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे, डीसी के लिए हम लोग परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, मतलब मूविंग कॉइल प्रकार का इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। बट हमको अगर एसी और डीसी मेजर करना होता है, दोनों मेजर करना होता है, हमारे पास जो करंट है वह एसी प्रकार की भी हो सकती है और डीसी प्रकार की भी हो सकती है। अगर वो एसी प्रकार की है तो हम मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट से भी उसको मेजर कर पाएंगे, मूविंग कॉइल से मेजर नहीं कर पाएंगे। अंतर समझ में आ रहा है? तो डिफरेंस यही है। ठीक है, मूविंग आयरन, मूविंग कॉइल, बैरोमीटर टाइप और हॉट वायर हम लोग करके देखेंगे। मैं जो बताना चाह रहा हूँ इस लेक्चर के माध्यम से वो ये, जब भी आपके दिमाग में आए इंस्ट्रूमेंट तो घबराना नहीं है, आपको बहुत फेमिलियर होना है कि अगर इंस्ट्रूमेंट है तो किसी भी प्रकार का होगा जो हम पढ़ रहे हैं वो सेकेंडरी टाइप में आएगा। तो सेकेंडरी में भी जो हम पढ़ रहे हैं वो तीन है मेरे पास, और फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं वो इंडिकेटिंग टाइप में है, और इंडिकेटिंग में हमारे पास कई प्रकार के होते हैं। तो हमारे पास क्या विकल्प बचता है, हमारे पास अब क्या विकल्प बचेगा, विकल्प ये बचेगा कि अगर हमारे पास एमीटर है, अगर हमारे पास कोई एमीटर है तो वह इनमें से किसी भी प्रकार का हो सकता है। मोटी मोटी बात, अगर कोई वोल्टमीटर है, अगर कोई वोल्ट मीटर है तो भी वह इनमें से किसी भी प्रकार का हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? तो इसी आधार पे हमारा आज का जो लेक्चर है वो यही है। एमीटर जब हम आज पढ़ेंगे तो पहले तो ये देखेंगे कि एमीटर क्या है, कैसे कार्य करता है, क्या चीजें, और किस प्रकार से हम एमीटर से धारा को माप सकते हैं। तो हमारे हिसाब से आपको थोड़ी सी कहानी स्पष्ट होनी होगी कि एमीटर कहाँ से आया। एमीटर कुछ नहीं है, एमीटर जो है वो धारा को मापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक युक्ति है
जो एक सूचक प्रकार का इंडिकेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, वह मूविंग आयरन भी हो सकता है, मूविंग कॉइल भी हो सकता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक भी हो सकता है, हॉट वायर इसी टाइप भी हो सकता है, और भी ठीक है। अगर ऐसा है तो उसको थोड़ा सा लिख लिया जाए। लिखो, हेडिंग लिखो एमीटर, हेडिंग डालो एमीटर, ठीक है। पहला हेडिंग है एमीटर धारा माप। लिखो, यह सूचक यंत्र है, सूचक मतलब इंडिकेटिंग है, यह सूचक यह सूचक उपयंत्र है जो किसी परिपथ से प्रवाहित हो रही विद्युत धारा को मापने के लिए उपयोग में किया जाता है, जो मापने के लिए उपयोग में किया जाता है। देखो, एमीटर की कुंडली में, एमीटर की कुंडली, कुंडली मतलब बेटा वो कॉइल, एमीटर की जो कॉइल होती है, तो इसके अंदर कॉइल होता है, जो कुंडली होती है या जो वाइंडिंग होती है। एमीटर की कुंडली का प्रतिरोध that is resistance, ठीक है। रेजिस्टेंस, एमीटर की कुंडली का जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है, तो बहुत ही कम होता है, बहुत कम या नगण्य होता है, बहुत कम या नगण्य मतलब जीरो, मतलब बहुत कम। जीरो एग्जैक्टली जीरो होता नहीं, जीरो पॉसिबल नहीं है, पर बहुत ही कम होता है। तथा इसको विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन। दो रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हो ना, ठीक है। इसी प्रकार से ये कह रहा है कि जो हमारा एमीटर होता है वह हमेशा विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में यानी कि सीरीज में जोड़ा जाता है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है तो इसको मैं साफ कर देता हूं। तो लास्ट में जो दो लाइन लिखी है वहां पे क्या कह रहा है? वहां पे लिखा ये है कि जो हमारी कुंडली होती है, किसकी? कॉइल होती है किसी एमीटर की, एमीटर की जो एमीटर भी लिखते हैं, एमीटर भी लिखते हैं, जो उसका कॉइल होता है,
कुंडली, इसका प्रतिरोध जो है दैट इज रेजिस्टेंस, वह नगण्य होता है, नगण्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एमीटर का जो कुंडली होता है इसका प्रतिरोध क्या होता है, नगण्य होता है। एकदम याद रखना, बहुत टू द पॉइंट एग्जाम में आता है। तो सेकंड पॉइंट क्या है, इसको हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं इसको, एमीटर को परिपथ के हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब इस कहानी को समझ लो इस प्रकार से, कहानी को समझो इस प्रकार से, यहाँ मैं हटा दूँ। देखो एमीटर का काम क्या है, धारा को मापना। तो धारा को मापने के लिए, जैसे मान लो एग्जाम्पल है, ये हमारे पास एक तार है, दैट इज वायर, इसमें करंट फ्लो कर रही है, इसका रेजिस्टेंस है इसका, इस तार का रेजिस्टेंस क्या है आपको पता है ना। किसी भी चालक में अगर वो कंडक्टर है तो कुछ ना कुछ उसका प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। बोल मत होना, समझ लो अच्छी चीज है। एमीटर जो है हमारे पास, जो उसकी कॉइल है, उसका प्रतिरोध जो है, सॉरी प्रतिरोध कम या नगण्य होना चाहिए। मान लो ये वायर है, इस वायर से हमने क्या किया, एक कुंडली बना दिया, इसी वायर से हमने कॉइल बना दी, कोई बात नहीं है, सब कुछ वही रहेगा, हमने बस उसको फोल्ड कर दिया, अब ये कुंडली के रूप में आ गया, ठीक है ना। इसी वायर को हमने कुंडली बना दिया, फोल्ड करके, ठीक है, कॉइल कर दिया। तो पहले भी करंट आई थी, अभी भी करंट इसमें आई फ्लो करेगी, पहले रेजिस्टेंस आर था, रेजिस्टेंस अभी भी आ रहा है। अब एक बात बताओ, रेजिस्टेंस कैसे, करंट जो है हमेशा उस पाथ को फॉलो करती है, करंट हमेशा उस पाथ को फॉलो करती है जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, कम। मतलब कि धारा हमेशा उसी दिशा में, उसी परिपथ के उसी शाखा में बहेगी जिसका प्रतिरोध क्या होता है, कम। ये बात आपको पता है। मतलब अगर मेरे पास दो वायर है, एक ये और एक ये, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, और एक करंट आ रही है I, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ I, और मैंने कहा कि R1 इज ग्रेटर देन R2, मतलब R1 का जो मान है R2 से बहुत ज्यादा है, R1 ज्यादा है, मतलब इसका प्रतिरोध ज्यादा है, इसका प्रतिरोध ज्यादा है और इसका प्रतिरोध कम है। तो जो जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा वह धारा को ज्यादा अपोज करेगा, उसके प्रवाह को ज्यादा बैक करेगा, ज्यादा रोकने का प्रयास करेगा, इसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। क्योंकि इसका प्रतिरोध ज्यादा है तो यह धारा को अपोज करेगा, विरोध करेगा उसके प्रवाह का, तो धारा इसमें न बढ़ करके इसमें बहने लगेगी। मतलब अधिकतम धारा इसमें भी बहेगी, पर ज्यादा से ज्यादा करंट किसमें बहेगी, जिसका प्रतिरोध कम है, क्योंकि वह कोई अपोजिशन ज्यादा क्रिएट नहीं कर रहा है, कोई ज्यादा विरोध नहीं प्रकट कर रहा है। बात समझ में आ रही है। इसका प्रतिरोध कम होता है, धारा वहीं से बहती है। क्लियर? बहुत अच्छी बात। अगर ये सब क्लियर है तो अब ये कहानी भी स्पष्ट हो जाएगी। इसको आता है अच्छी बात, इसको नहीं पता है तो समझ में। इसी कुंडली से मैंने बनाया है क्या, एमीटर। इसी
इसी वायर के अंदर जो कुंडली है इसी से हमने बनाया है एमीटर। अब कैसे बनाया है याद करो, मूविंग आयरन मूविंग कॉइल में कॉइल होती थी ना, इसी कॉइल पे क्या होता था, एक पॉइंटर रखा होता था, जो पॉइंटर स्पाइंडल के थ्रू मूव करता था, स्पाइंडल मूव करता था, पॉइंटर मूव करता था, कुंडली वहां पे होती थी ना, वही कुंडली है, उसी कुंडली की बात की जा रही है। एमीटर के अंदर जो कुंडली है, एमीटर के अंदर जो वायर का कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी बात की जा रही है। तो अगर इस एमीटर का प्रतिरोध ज्यादा होगा, अगर इस एमीटर का प्रतिरोध ज्यादा होगा तो क्या इसमें करंट बह पाएगी? करंट नहीं बह पाएगी, ज्यादा करंट नहीं बहेगी। जब इसमें करंट ही नहीं ज्यादा बहेगी तो हमें जो धारा का माप ज्ञात करना है, हमें धारा को मापन करना है, करंट को मेजर करना है, वो हम कर ही नहीं पाएंगे। बात समझ में आ रही है? ये संभव तब होगा ना जब हमारी कोशिश ये होगी इसमें ज्यादा से ज्यादा करंट का प्रवाह हो। इस कुंडली में, मतलब एमीटर की कुंडली में ज्यादा से ज्यादा करंट जब बहेगा तब जाकर के हम कह सकते हैं ना कि हमारा एमीटर जो है वो धारा को नाप पा रहा है। जब भाई इसमें धारा ही नहीं जा पाएगी सही अमाउंट में तो कैसे माप करेगा ये धारा का? इसका मतलब है कि इसका ज्यादा नहीं होना चाहिए प्रतिरोध, तो क्या कम होना चाहिए? हाँ, कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इसका प्रतिरोध कम है, इसी से मैंने ये बनाया है, इसका प्रतिरोध कम है तो इसमें धारा जो है वह ज्यादा से ज्यादा प्रवाहित होगी, और जब करंट ज्यादा बहेगा तो यह धारा का मान आसानी से, सही तरीके से, आसानी से और सही तरीके से माप पाएगा। इसलिए कहा गया है एमीटर कॉइल का प्रतिरोध नगण्य या कम होना चाहिए। चलो, क्लियर है? तो यहाँ पे डाउट तो नहीं है? अगर समझ में नहीं आया तो 2-4 बार है ना आपके ऊपर, जैसा चाहे वैसे लिख सकते हैं, 2-4 बार रिवाइंड भी कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर। आई थिंक क्लियर है। तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि जो एमीटर का जो कॉइल उसमें ज़्यादा से ज़्यादा करंट प्रवाहित हो, और वो तब कम होगा जब उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। इसीलिए लिखा है कि एमीटर कॉइल का प्रतिरोध नगण्य या कम होना चाहिए। नगण्य मतलब कि बहुत नेग्लिजिबल, लेकिन चूंकि जीरो नहीं हो सकता है, आइडियल केस में जीरो नहीं हो सकता, इसलिए कम से कम होना चाहिए। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है? श्रेणी क्रम में इसको जोड़ते हैं, इसको एमीटर को किसके श्रेणी क्रम में? विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिकल सर्किट, हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है हमेशा उसके श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, सिंपल सर्किट बना रहा हूं, बहुत ज्यादा कुछ बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। ये V है, इसको कह दिया R1, R2, R3, R4।
थोड़ा सा आप लोगों ने थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, सुपरपोजिशन या मैक्सिमम पावर जो पढ़ा होगा, कहीं भी आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि करंट का मान निकालते थे, है ना, करंट की वैल्यू निकालते थे, फिर VTH या IN का मान निकालते थे, और फिर वहाँ से हम लोग लोड करंट का मान निकालते। लोड करंट मतलब कि जहाँ हमें करंट को माप करना है। मान लिया कि हमको इस पॉइंट AB में करंट को मेजर करना है, ये क्या है, विद्युत परिपथ है, ठीक है, यहाँ भी लोग विद्युत परिपथ थे। अगर मुझे सर्किट सॉल्व नहीं करनी, ठीक है, हमको सिर्फ बताना है करंट का मान, तो ठीक है, करंट यहाँ से कुछ होगा, बहेगा, ऐसे करंट जाएगी, कुछ करंट यहाँ जाएगी, कुछ करंट इसमें बहेगी, कुछ करंट यहाँ ऐड हो जाएगी, करंट इसमें पाएंगे आएगी। हमको बताना है इस AB में जहाँ R2 रेजिस्टेंस लगा है, इसमें करंट का मान क्या होगा। तो हम अगर एमीटर का इस्तेमाल करते हैं, तो एमीटर को हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं विद्युत परिपथ। इसका मतलब क्या है कि हमें जहां पे धारा का मान निकालना होगा, वहां पे हम एमीटर को जोड़ देंगे। एमीटर को बेटा ऐसे बनाते हैं, ऐसे करके एमीटर को ऐसे, वोल्टमीटर को क्या ऐसे भी करते हैं और ऐसे, इसको ऐसे भी करते हैं, ई करके, ई या भी ऐसे करते हैं, ठीक है। तो यही कह रहा है कि श्रेणी क्रम में इसको जोड़ते हैं। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, जैसे मान लो आपको पता है कि श्रेणी क्रम का जो गुण होता है वो ये होता है कि जब भी हमारी धारा बहती है, जैसे ये रेजिस्टेंस है R1, R2 और R3, तो श्रेणी क्रम में क्या होगा कि यहाँ भी वही करंट फ्लो करेगी, यहाँ भी I फ्लो करेगी और यहाँ भी I करंट ही फ्लो करेगी। मतलब श्रेणी क्रम में हमारा धारा जो है वो समान प्रवाहित होती है। श्रेणी क्रम में जो धारा है वो समान प्रवाहित होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई करंट यहाँ से प्रवाहित हो रही है, इसमें वही करंट यहाँ जाएगी, तब होगा जब हम इसको एमीटर को सीरीज में जोड़ेंगे। क्योंकि एमीटर में सीरीज में जोड़ने का मतलब क्या है, जैसे ये एमीटर है, मान लो ये एमीटर है, तो ठीक है, ये भी सीरीज में है, ये भी सीरीज में है, ये तीनों सीरीज में है, धारा का मान हमेशा वही रहेगा। इसका मतलब कि इस पूरे के पूरे इसमें जो धारा बह रही है वो एमीटर से होके जाएगी, जो इसके साथ सीरीज में श्रेणी क्रम में अटैच होता है। श्रेणी क्रम में होने का कारण ये है कि धारा बढ़ती नहीं है, करंट का डिवीजन नहीं होता है, करंट हमेशा क्या रहती है, सेम फ्लो करती है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो करंट फ्लो करेगी, इसमें इस पूरे में सेम करंट फ्लो करेगी, इस पूरे में। वो तभी पॉसिबल है जब हम एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ें। अगर हम एमीटर को श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ेंगे तो धारा का, अगर उसको पैरेलल में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो धारा में डिवीजन आ जाएगा, धारा बढ़ जाएगी, ठीक है। हमको क्या करना है, धारा को तो मापन करना है ना, धारा को मेजर करना है ना, ठीक है। इसलिए हमारी कोशिश रहेगी। क्लियर है? अगर क्लियर है बहुत अच्छी बात है। सेकंड बेटा हेडिंग इज योर वोल्टमीटर।
ये सब आप लोग नोट कर लेना बेटा, ठीक है। और मैंने थोड़ी आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए मत पढ़ो, अगर पढ़ रहे हो तो एक्चुअली नॉलेज को जरूर करो, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हो, इसलिए बहुत ध्यान इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं, हमको ये सब जानना चाहिए, हमको सीखना है, कल को हमें कॉम्पिटिशन निकालना है, इसलिए पढ़ो। अभी से बेस बनाना शुरू करो, ठीक है। अभी से अपना बेस जो है क्लियर करना शुरू करो। एग्जाम के लिए क्या करो, एग्जाम को भरोसा नहीं करो, पढ़ाई करो, है ना। ठीक है, वोल्टमीटर विलोमापी लिख लो इसके बारे में 2 लाइन। यह सूचक यंत्र है, यह भी इंडिकेटिंग है, सूचक यंत्र है, सूचक यंत्र है जो किसी विद्युत परिपथ में, जो किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर जो बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ये विभव का अंतर, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टता को मापता है, या वोल्टता को मापता है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टता को मापता है। देखो इसकी कुंडली का प्रयोग, इसके वोल्टमीटर की कुंडली का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है, और यह विद्युत परिपथ में, और यह विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस कुंडली से प्रवाहित होने वाली धारा, इसी में लिखो, इस कुंडली से प्रवाहित होने वाली धारा इस कुंडली से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा या धारा नापे जाने वाली वोल्टता, नापे जाने वाली वोल्टता के समानुपाती, मतलब प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के समानुपाती होती है। समानुपाती होती है तथा यही धारा वोल्टमीटर में विक्षेप भी प्रदान करती है। विक्षेप, डिफ्लेक्शन, सब बताता हूँ क्या है। विक्षेप भी प्रदान करती है, डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब लोग कहानी क्या है, छोटी सी कहानी है इसकी, ज़्यादा कुछ नहीं, इसको साफ कर देते हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात। देखो वोल्टमीटर के बारे में ये कहना है कि महाशय जो है ये भी सूचक प्रकार का अभियंत्र है। दो पॉइंट के बीच के जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मतलब दो बिंदुओं के बीच का जो वोल्टता होती है, विभव होता है,
ध्रुवांतर होता है उसको मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो प्रतिरोध होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, क्या कह रहे हैं, जो इसका जैसे हमने वहां बनाया था ना क्वाइल, वैसे इसका जो क्वाइल होता है, इसकी जो कुंडली होती है, इसका जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। प्रतिरोध कम नहीं होता, प्रतिरोध ज्यादा होता है। ठीक है, ज्यादा क्यों होता है बता रहा हूं। उसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं, जैसे एमीटर को हम सीरीज में जोड़ते थे श्रेणी क्रम में, उसको समांतर में जोड़ते हैं। ठीक है, और जिस धारा को हम मापते हैं वह धारा इसके पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है भाई, ओम्स का नियम यही तो है, प्रोपोर्शनल टू आई वाला। और इस धारा की वजह से इस वोल्टमीटर में डिफ्लेक्शन होता है, विक्षेप होता है। कोई बात नहीं है, समझ लो। देखो कह क्या रहा है, पहला पॉइंट ये है कि प्रतिरोध ज्यादा होता है। देखो प्रतिरोध ज्यादा होने का मतलब क्या है कि V इक्वल टू होता है IR। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वोल्टेज का मान हम मेजर कर पाएंगे। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वोल्टेज का मान हम मेजर, R का मान ज्यादा होगा तो V का मान भी ऑटोमेटिक ज्यादा होगा। हमको वोल्टेज मेजर करना है ना, तो हम यहाँ से नापेंगे। और ये कह रहा है कि V प्रोपोर्शनल टू I। अगर हम वोल्टमीटर को कहीं लगाते हैं और उसमें जो बहने वाली धारा आई है, समझना, वोल्टमीटर में बहने वाली धारा आई है, तो उसके अंदर जो वोल्टमीटर है वो उस करंट के प्रोपोर्शनल अपना रिजल्ट देगा। करंट का मान वोल्टेज का मान ज्यादा, करंट का मान कम, वोल्टेज का मान कम। इसीलिए कहा कि रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। ठीक है ना, रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। करंट का मान, जो हम करंट मेजर कर रहे हैं, जो हम सपोज हमने वोल्टमीटर कहीं लगाया, हमने कहीं वोल्टमीटर लगाया, तो वोल्टमीटर लगाने पे भी वोल्टमीटर में क्या फ्लो होगा, करंट। पहले करंट फ्लो होगा तब वहां पे वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होता है, हमेशा याद रखना। पहले करंट प्रोड्यूस होगी, करंट जब हम मापेंगे, धारा मापते हैं, तो उस धारा के प्रोपोर्शनल में ही हमारा वोल्टेज मिलेगा वोल्टमीटर का। और ये समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। इसका मतलब क्या है, समांतर क्रम में क्यों जोड़े जाते हैं बताओ। अब जैसे एक सर्किट बनाएंगे, ठीक उसी का उल्टा है एमीटर। कुछ भी एग्जाम्पल ले लो बस समझने के लिए। क्वेश्चन ये कह दिया कि इस पॉइंट ए और बी के बीच का वोल्टेज बताना है। प्रश्न ये है कि एक वोल्टमीटर आपके पास है, एक वोल्टमीटर आपके पास है, और इस वोल्टमीटर की सहायता से बिंदु ए और बीच के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको बताना है। भाई कहानी यही है, करंट फ्लो करेगी, कुछ करंट इसमें जाएगी, कुछ करंट यहाँ जाएगी। ठीक है, और कुछ करंट जाने के बाद इसके साथ एक यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। हमने पढ़ा है V बराबर IR, करंट फ्लो करती है, रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई होता है तो क्या मिलता है, वोल्टेज मिलता है। यहाँ करंट फ्लो करेगी और इसके साथ मिल करके एक यहाँ पे वोल्टेज पोटेंशियल क्रिएट करेगी। इसी को नापने के लिए हम वोल्टमीटर लगाते हैं। ठीक है, इसी को नापने के लिए हम वोल्टमीटर लगाते हैं। ठीक है, इसी
कैपेसिटी को मापना है, ये R5 है here। तो वोल्टमीटर हमने क्या कहा कि पैरेलल में लगाएंगे, सीरीज में क्यों नहीं लगाएंगे? तो सीरीज में लगाओगे तो करंट का मान मिलेगा ना, और हमको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको पता है कि पैरेलल में वोल्टेज का मान बराबर होता है। मतलब अगर पैरेलल सर्किट है तो जो वोल्टेज इसका होगा वही वोल्टेज इसका होगा, वही वोल्टेज इसका होगा, जो वोल्टेज इसका है इसके पैरेलल में सारे के सारे बराबर होंगे। तो भाई अगर यहाँ कोई वोल्टेज है, अगर मैं इसके पैरेलल में एक वोल्टमीटर लगा भी देता हूँ, ठीक है ना, ये वोल्टमीटर दिखाई देता है, दिखाई देता ये वोल्टमीटर, ठीक है। इस वोल्टमीटर को हमने लगा दिया, ये वोल्टमीटर क्या करेगा? इसके पैरेलल वाले मान को रीडिंग करेगा। मतलब यह मान जो भी यहाँ पे आएगा, ये वोल्टमीटर बोलेगा कि पैरेलल सर्किट क्या करती है। पैरेलल सर्किट में वोल्टेज का मान बराबर होता है, ठीक है। अगर हम सीरीज में लगा देते तो हमें तो धारा वहां से चलती है, हमें कुछ नहीं मिलता, बट हमको इस पूरे ए और बी के पॉइंट के टर्मिनल के बीच का वोल्टेज चाहिए। इस टर्मिनल पे हमने क्या लगाया? एक वोल्टमीटर लगाया, टर्मिनल पे क्या लगाया? ऐसे वोल्टमीटर को बस दिखाने के लिए ऐसे लगाया है। हम फिर इसके पैरेलल में लगाएंगे, इस पॉइंट को पकड़ेंगे, इस पॉइंट को पकड़ेंगे, वोल्टमीटर से कनेक्ट करेंगे, तो हमको जो वैल्यू मिलेगी वो इसमें वोल्टेज का जो ड्रॉप होगा उसका मान हमको मिल जाएगा। दो बातें, तीन बातें यहाँ पे स्पष्ट हैं। क्या क्या? रिवीजन कर लेते हैं बहुत शॉर्ट में। हमने पढ़ा इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, ठीक है, सेकेंडरी प्राइमरी जो भी इंस्ट्रूमेंट हमारे पास में है। फिर हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा प्रकार, इंडिकेटिंग टाइप, इंडिकेटिंग टाइप, इंटीग्रेटिंग टाइप एंड रिकॉर्डिंग टाइप। इंडिकेटिंग हमने मूविंग आयरन, मूविंग कॉइल, ये सब डिस्कस किया हुआ है। आज हम लोगों ने देखा बेसिकली एमीटर और वोल्टमीटर के बारे में, बेसिक्स के बारे में देखा कि एमीटर क्या होता है। एमीटर क्या होता है? जो धारा का मापन करता है। एमीटर में दो चीज़ें याद रखनी है। एमीटर का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, जो कुंडली का आंतरिक प्रतिरोध होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, उसका मान कम होता है, नगण्य होता है। और हमेशा एमीटर को हम विद्युत परिपथ के, इलेक्ट्रिकल सर्किट के सीरीज में जोड़ते हैं, ठीक है। वोल्टमीटर की बात करें तो वोल्टमीटर भी सूचक प्रकार का यंत्र है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है कि दो बिंदुओं के बीच पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी कर सकता है, यहाँ भी कर सकते हो आप। अच्छा एक चीज बता दूं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे हमको कह दिया भाई ये दो बिंदु के बीच निकालो, उठाए वोल्टमीटर यहाँ लगा दिए। हमें कहा कि इसके इसके बीच का बताओ, यहाँ उठाए वोल्टमीटर लगा दिए, इसके इसके बीच बताओ, वोल्टमीटर उठाए लगा दिए। कहा नहीं नहीं यहाँ बताओ, ये लगा दिए। जहाँ मन किया वहाँ लगाया, लेकिन पैरेलल, ठीक है ना। इसके इसके बीच मिलर कर सकते हैं, एक यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ लगाया, वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया। यहाँ लगा था एक वोल्टमीटर से कहाँ लिया, यहाँ लिया, वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया। यहाँ लिया और यहाँ लिया, वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया। तो कुछ भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। कॉन्सेप्ट यही है कि वोल्टमीटर को हमेशा हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में समानांतर करके भी ऐड करते हैं, ठीक है। और क्या था? हाँ, एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो मिनिमम होना चाहिए, कम से कम नगण्य होना चाहिए। वही वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। और एक खास बात आपको पता है, रेजिस्टेंस का मान क्या होता है? ρL/A, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द कंडक्टर। मतलब रेजिस्टेंस का मान हम अपने अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि कॉइल को भी हम अपने हिसाब से कम रेजिस्टेंस का या हाई रेजिस्टेंस का हम बना सकते हैं। बात समझ में आ गई? भाई देखो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस को हम या तो हाई कर सकते हैं या लो कर सकते हैं, रेजिस्टेंस के मान को बदल सकते हैं।
तो आर बराबर रोयल अपॉन ए है। अगर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द कंडक्टर को हम अगर इस ध्यान में रखें तो हम रेजिस्टेंस का मान बदल सकते हैं। रेजिस्टेंस का मान अगर बदल सकते हैं तो हम रेजिस्टेंस का मान कम है कि ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है, कहानी स्पष्ट, कोई डाउट नहीं है। चलो फिर फिलहाल के लिए इतना ही, कहानी खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू सो मच।